हमारे YouTube चैनल स्माइल आर्ट ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज, कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +2 चैप्टर 7 ई गवर्नेंस 2 में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि ई गवर्नेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, और गवर्नेंस का मतलब होता है सरकारी सुविधाएं। कि पहले हम क्या करते थे, कोई भी सरकारी काम करवाना पड़ता था तो हमें अलग अलग ऑफिस में जाके काम करवाना पड़ता था, जिसके कारण हमारी टाइम की काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज होती थी। बट आजकल सरकार ने क्या कर दिया, सारे काम ऑनलाइन कर दिए हैं, जिसकी मदद से हम अब कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल की मदद से घर बैठे ही अपना काम करवा सकते हैं। उसके अलावा हर शहर में और ज़िले में, गांव में सरकार की तरफ से सुविधा केंद्र, सुविधा सेंटर, सेवा केंद्र खोल दिए हैं, जहां पर जाकर भी लोग टाइमली अपना काम करवा सकते हैं। इन सुविधाओं को ई गवर्नेंस बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम अपना आधार कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं, वोटर कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, किसी क्लास का रिजल्ट आता है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ क्या हैं, ई गवर्नेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ ई गवर्नेंस, कि ई गवर्नेंस के 3 लेवल्स कौन कौन से हैं। तो ई गवर्नेंस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, कि सरकार की तरफ से जब हमें कोई फैसिलिटी ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती है जिसको हम मोबाइल, कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ई गवर्नेंस। द 3 लेवल्स ऑफ ई गवर्नेंस आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, नेशनल लेवल, मीन्स राष्ट्रीय लेवल पर। एट दिस लेवल द ऑनलाइन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कि इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन आधार कार्ड सर्विस, ऑनलाइन पासपोर्ट सर्विस, ऑनलाइन वोटर कार्ड सर्विस। कि अगर हम ऑनलाइन अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं, या वोटर कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, या उसका स्टेटस देखना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ क्या हैं, नेशनल लेवल। इसके अलावा हमने ऑनलाइन टैक्स पे करना है, ऑनलाइन LIC की जो प्रीमियम है वो भरना है, ऑनलाइन रेलवे की टिकट बुक करवानी है, तो वो भी क्या है, नेशनल लेवल। नंबर 2, डोमेस्टिक लेवल। डोमेस्टिक लेवल को स्टेट लेवल भी बोलते हैं। एट दिस लेवल द ऑनलाइन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन सर्विस टू मेक बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, कि जो राज्य स्तर पर चलते हैं उनको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, डोमेस्टिक लेवल। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, उसके लिए हम सुविधा सेंटर जा सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट के लिए भी और कास्ट सर्टिफिकेट के लिए भी। ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज हैं ये किस में आती हैं, डोमेस्टिक लेवल या स्टेट लेवल में। नंबर 3, इंटरनेशनल लेवल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर। एट दिस लेवल द ऑनलाइन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इस स्तर की सेवाएं केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों प्रोवाइड करती है। जैसे ऑनलाइन बुकिंग ऑफ इंटरनेशनल एयरवे टिकट, अगर आपने कहीं बाहर जाना है उसकी टिकट बुक करवानी है, कोई सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए भी जो यूज होगा उसको बोलते हैं इंटरनेशनल लेवल ई गवर्नेंस। नंबर 2, इन ब्रीफ डिस्क्राइब स्मार्ट गवर्नेंस, कि स्मार्ट गवर्नेंस क्या होती है। द मॉडर्न नेम ऑफ ई गवर्नेंस इज स्मार्ट गवर्नेंस, की ई गवर्नेंस का आधुनिक नाम स्मार्ट गवर्नेंस है। हियर स्मार्ट मींस अट्रैक्टिव एंड गवर्नेंस मींस रूल। Smart governance is the process of utilizing modern technologies like internet, mobiles and computers for various online government services. तो स्मार्ट गवर्नेंस का मतलब है कि आजकल की टेक्नोलॉजी से इंटरनेट, मोबाइल या कंप्यूटर को यूज करके सरकार की जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं उनको यूज करना। विद द हेल्प ऑफ दिस एवरी पर्सन कैन गेट द सर्विसेज ऑन देयर मोबाइल और कंप्यूटर। इसकी मदद से कोई भी यूजर या कोई भी पर्सन घर बैठे हुए मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से सेवाओं को यूज कर सकता है। इसका फायदा ये है कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है और 24/7 की जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ऑनलाइन भी कस्टमर केयर पे फोन करके हेल्प ले सकते हो। जैसे एम्बुलेंस के लिए 108 नंबर है, अगर कोई फीमेल हेल्पलाइन नंबर चाहिए 1091 है, चाइल्ड केयर हेल्पलाइन नंबर है 1098 है, पुलिस हेल्पलाइन जैसे 100 नंबर है। तो ये सारी फैसिलिटीज किसके थ्रू प्रोवाइड की जा रही है, स्मार्ट गवर्नेंस के थ्रू। नंबर 3, राइट डाउन एनी 4 यूजेस ऑफ आधार कार्ड, कि आधार कार्ड के यूज क्या क्या हैं।
द यूजेस ऑफ आधार कार्ड आर एज फॉलोइंग। आधार कार्ड आपने सभी देखे, सभी ने देखा, सभी का बना हुआ है। नंबर 1, टू ओपन ए बैंक अकाउंट। अगर आज की डेट में आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाना है तो बिना आधार कार्ड के नहीं खुलता। नंबर 2, टू गेट मोबाइल सिम और फोन कनेक्शन। आपने देखा होगा कि अगर आप नई सिम लेने जाते हो तो आपसे आधार कार्ड मांगते हैं। जब फोन कनेक्शन लेना है उसके लिए भी आधार कार्ड मस्ट है। नंबर 3, टू गेट गैस कनेक्शन एंड सब्सिडी। अगर आपने नया एलपीजी गैस कनेक्शन लेना है और उसकी आपकी जो सब्सिडी आएगी वो भी आधार कार्ड के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में आएगी। नंबर 4, इट कैन बी यूज्ड एज एन आइडेंटिटी प्रूफ। आजकल जो आधार कार्ड है यही मेन आइडेंटिटी प्रूफ है जिससे आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, क्योंकि दो बंदों का कभी भी आधार कार्ड सेम नहीं होता। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स कौन से हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बताना चाहूंगा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, हार्डवेयर। द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के भौतिक भागों को हार्डवेयर बोला जाता है, जिसको छू टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, गिन सकते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू वगैरह। नंबर 2, सॉफ्टवेयर। इट इज अ सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर में सेट ऑफ प्रोग्राम आते हैं जैसे वर्ड, एक्सेल, पेंट, नोटपैड या जो इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार किया गया है। नंबर 3, डाटाबेस। इट यूज टू स्टोर द डाटा। इसकी मदद से हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। डाटा को ऑफलाइन भी स्टोर कर सकते हैं और ऑनलाइन भी। नंबर 4, नेटवर्क। विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क या विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन शेयर इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज। कि नेटवर्क का मतलब है जब हम दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं तो उसको नेटवर्क बोलते हैं, और नेटवर्क की मदद से हम इंफॉर्मेशन को आसानी से शेयर कर सकते हैं। नंबर 5, प्रोसीजर्स। इट इंक्लूड्स द मेथड्स और प्रोसेसेस दैट आर यूज्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। कि प्रोसीजर में कुछ मेथड और प्रोसेसेस आ जाते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सेवा केंद्र और सुविधा केंद्र, डिस्क्राइब। सुविधा स्टैंड्स फॉर, जो सुविधा वर्ड है इसकी फुल फॉर्म है सिंगल यूजर फ्रेंडली विंडो डिस्पोजल एंड हेल्पलाइन फॉर एप्लीकेंट्स। सेवा oblique सुविधा केंद्र are single window system which provides government services related to citizens under one roof using information communication technology means ICT। कि जो सुविधा केंद्र है, सुविधा सेंटर है, एक सिंगल विंडो सिस्टम प्रोवाइड करते हैं जहां पे आपको सरकार की सभी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। आपको अलग अलग ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने आधार कार्ड बनवाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है, रेजिडेंस बनवाना है, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे एक ही जगह पे बन जाते हैं और टाइमली बनते हैं। In other words, we can say that सुविधा is an electronic bridge between the citizens and government departments। कि जो सुविधा है, सुविधा केंद्र है, वो हमारे बीच और सरकार के बीच एक इंटरफेस या ब्रिज का काम करता है, जहाँ पे हम आसानी से इन सुविधाओं को हासिल कर सकते हैं और गवर्नमेंट भी उसको ट्रैक कर सकती है कि कितनी सेवाएं पूरी की जा चुकी हैं और कितनी पेंडिंग है। और सुविधा केंद्र आपने ऐसे देखे होंगे अपने आसपास शहर में या विलेज में या डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ई गवर्नेंस। की ई गवर्नेंस क्या है, डिफाइन इट्स वर्किंग सिस्टम। इसका वर्किंग सिस्टम बताओ। इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इसको इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस बोलते हैं। ई गवर्नेंस इज अ सेट ऑफ प्रोसेसेस थ्रू विच सोशल एक्शन अकर्स। कि जितनी भी सामाजिक सेवाएं इसके थ्रू पूरी होती हैं। इट इज अ टेक्निक रिलेटेड विद इंटरनेट एंड कंप्यूटर थ्रू विच इंपॉर्टेंट मैसेजेस कैन बी यूज्ड एनीवेयर एट एनी टाइम। इसमें हम इंटरनेट कंप्यूटर का यूज करते हैं जिसके थ्रू जितने भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं उनको आसानी से पास किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि ई गवर्नेंस में कौन कौन सी फैसिलिटीज यूज होती हैं। सबसे पहले इसकी वर्किंग में आता है G2G, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इट रेफर्स टू द सर्विसेज विच आर शेयर्ड बिटवीन द गवर्नमेंट्स। अलग अलग सरकारों के बीच या अलग अलग स्टेट्स की सरकारों के बीच जब कोई कम्युनिकेशन की जाती है उसको G2G बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन पुलिस डिपार्टमेंट वेरियस स्टेट। कि अगर मान लो पंजाब और हरियाणा की पुलिस ने आपस में कोई बातचीत करनी है तो उसको क्या बोलेंगे, G2G। नंबर 2, G2C मीन्स गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट सर्विसेज विच आर शेयर्ड बाय सिटीजन्स। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ ऑनलाइन बिल्स सच एज इलेक्ट्रिसिटी बिल,
वाटर बिल और टेलीफोन बिल्स। इसको क्या बोलेंगे, G2C, कि सरकार की तरफ से ऑनलाइन मेथड प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिसके थ्रू जो सिटीजन है, नागरिक हैं, वो घर बैठे बिलों का भुगतान कर सकते हैं। नंबर 3, गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन, सरकार से व्यापारी। इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट सर्विसेज विच आर शेयर्ड बाय बिजनेसमैन, ये जो व्यापारी हैं उनके द्वारा शेयर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, जब सरकार व्यापारियों से टैक्स लेती है तो जो व्यापारी हैं वो ऑनलाइन टैक्स पे कर सकते हैं, उनको किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। नंबर 4, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज, सरकार से कर्मचारी। इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट सर्विसेज विच आर शेयर्ड बाय एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट, कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो जब सरकार की अलग अलग फैसिलिटीज को यूज करते हैं, ऑनलाइन मेथड्स को यूज करते हैं, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज। फॉर एग्जाम्पल अटेंडेंस ऑफ एम्प्लॉइज और रूल्स फॉर एम्प्लॉइज, जब कोई एम्प्लॉय अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस लगाता है और सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज। जैसे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से एक साइट बनाई हुई है epunjabschool.gov.in, उसके थ्रू क्या है कि एम्प्लॉयज की अटेंडेंस, स्कूल की टीचर बच्चों की अटेंडेंस जाती है। इसके अलावा एक IHRMS साइट है, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी पूरी पूरी डिटेल होती है, सैलरी हिस्ट्री वगैरह या जो भी टैक्स की डिटेल है। नंबर 5, गवर्नमेंट टू NGO, मतलब सरकार से गैर सरकारी संगठन। इन दिस टाइप ऑफ ई गवर्नेंस सर्विसेज एंड फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू NGO, जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं वो सरकार से कई फैसिलिटीज लेती हैं, उसको बोलते हैं G2N। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड NGO और पोलिटिकल पार्टीज, जब सरकार और जो सामाजिक संस्थाएं हैं या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आपस में बातचीत करती हैं, जब वो कम्युनिकेशन करती हैं तो उसको बोलते हैं G2N और गवर्नमेंट टू NGO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की, मींस बेनिफिट्स। फर्स्ट है फास्ट स्पीड, इट हेल्प अस टू गेट रिक्वायर्ड सर्विसेज ऑन द इंटरनेट एट ए वेरी हाई स्पीड, इसमें हम काफ़ी फास्ट स्पीड से सर्विसेज प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन बुक टिकट ऑनलाइन, मनी ट्रांसफर, ऑनलाइन बिल पेमेंट एट एनी टाइम इन फ्यू मिनट्स और सेकेंड्स। नंबर 2, बेटर कम्युनिकेशन सर्विसेज, इट हेल्प्स अस टू understand complex policies online. It provides a up-to-date news on internet. Everything can be done on 24/7 basis. ये कस्टमर को बड़ी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, 24/7 होती है। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं कि अगर किसी कस्टमर को, सिटीजन को हेल्प चाहिए तो वो ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। नंबर 3, इंक्रीज एफिशिएंसी, इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी इन एवरी एस्पेक्ट बिकॉज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आर फास्टर देन फेस टू फेस ट्रांजेक्शन। इससे एफिशिएंसी बढ़ी है क्योंकि अगर आप फेस टू फेस ट्रांजेक्शन करते हो उसमें आपका टाइम भी लगता है, बट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में क्या है, समय कम लगता है, जिससे एफिशिएंसी बढ़ती है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ ई गवर्नेंस। नंबर 1, इंटरनेट इज रिक्वायर्ड टू यूज द सर्विसेज ऑफ ई गवर्नेंस, इंटरनेट इज रिक्वायर्ड कि अगर आपने ई गवर्नेंस फैसिलिटीज हासिल करनी है उसके लिए इंटरनेट चाहिए। विदाउट इंटरनेट इट इज नॉट पॉसिबल टू असेस द सर्विसेज ऑफ ई गवर्नेंस, कि बिना इंटरनेट के हम ई गवर्नेंस की फैसिलिटीज हासिल नहीं कर सकते। नंबर 2, लैक ऑफ नॉलेज, देर आर मैनी पीपल हु डोंट हैव स्मार्टफोन्स, कि काफ़ी लोग हैं इंडिया में जो स्मार्टफोन्स नहीं है, दे आल्सो डू नॉट नो अबाउट ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, तो उनको ये नहीं पता कि कौन कौन सी सर्विसेज है, उनको कैसे यूज करना है। नंबर 3, हायर कॉस्ट, इट इज़ वेरी कॉस्टली टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज ई गवर्नेंस, कि ई गवर्नेंस को एस्टेब्लिश करना, बनाना और मैनेज करना बहुत कॉस्टली काम है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज आधार कार्ड, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कि आधार कार्ड क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं। आधार कार्ड इज ए 12-digit यूनिक नंबर, इट इज इशूड टू एवरी सिटीजन इन इंडिया, इट इज ए सेंट्रल एंड यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, कि जितने भी भारत के नागरिक हैं उनको जो फैसिलिटी दी जा रही है हर को एक सेंट्रल यूनिवर्सल नंबर दे दिया जाता है। नो टू पीपल इन इंडिया कैन हैव सेम आधार नंबर, दो बंदों का कभी भी आधार नंबर सेम नहीं हो सकता, आपको पता ही है। इट कैन आल्सो यूज्ड एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यूज होता है। आपने देखा होगा आधार कार्ड कुछ ऐसे नंबर आते हैं, नजर आते हैं, फ्रंट साइड पे आपका डाटा होता है, आधार नंबर होता है, बैक साइड पे एड्रेस होता है। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, यूनिक आइडेंटिटी, आधार प्रोवाइड्स ए यूनिक आइडेंटिटी टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, कि आधार कार्ड जो है हर सिटीजन को एक यूनिक आइडेंटिटी प्रदान करता है।
नंबर 2 प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, इट स्टोर्स द वैलिड रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ द पर्सन। ये आधार कार्ड की बैक साइड पे एड्रेस लिखा होता है जो एक रेजिडेंस प्रूफ का काम करता है। नंबर 3 नो एक्सपायरी इशू, इट इज अ लाइफ टाइम डॉक्यूमेंट एंड डज नॉट हैव एनी एक्सपायरी इशू। ये एक लाइफ टाइम डॉक्यूमेंट है, इसमें एक्सपायरी का कोई चक्कर नहीं होता, लेकिन आप टाइम टू टाइम अपडेट करवा सकते हो अपनी फोटो या मोबाइल नंबर या डाटा। नंबर 4 प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, it can be used as a proof of identity for many purposes like an ID proof और address proof। कि आधार कार्ड को हम अपना एज ए आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट डाउन द लिस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेवा और सुविधा केंद्र। कि जो सुविधा केंद्र है, सुविधा सेंटर है, वहां पे हम कौन कौन से काम करवा सकते हैं। द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेवा केंद्र सुविधा केंद्र आर एज फॉलोइंग। नंबर 1 इश्यूज ऑफ रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कि अगर आपने रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवाना है वो बनवा सकते हो। इश्यूज ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। इश्यू बर्थ सर्टिफिकेट, अगर किसी न्यू बेबी बोर्न हुआ है उसका सर्टिफिकेट बनवाना है वो बनवा सकते हो। इश्यूज ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, आय सर्टिफिकेट, अगर आपने स्कॉलरशिप अप्लाई करना है तो स्कूलों कॉलेजेस की तरफ से मांगा जाता है कि इनकम सर्टिफिकेट बनवा के लाओ, उसके लिए। इश्यू आधार कार्ड बनवाना है, उसकी करेक्शन करवानी है वो करवा सकते हो। इश्यूज ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपने ड्राइविंग सीखी है उसका लाइसेंस बनवाना है वो इश्यू करवा सकते हो। अटेस्ट एफिडेविट, कोई एफिडेविट बनवाना है उसके लिए पहले आपको अलग अलग ऑफिस में जाना पड़ता था, अब आप सुविधा सेंटर से ही एफिडेविट बनवा सकते हो और अटेस्ट करवा सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। कि इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है, इसके टाइप्स। इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, स्टोर इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर एंड इंटरनेट। कि एक सॉफ्टवेयर है जिसकी इंफॉर्मेशन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और संचार भी कर सकते हैं। किसकी मदद से, कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से। द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम आर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटाबेस, नेटवर्क एंड प्रोसीजर। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम की टाइप्स हैं टीपीएस, डीएसएस, ईआईएस, एमआईएस और एक्सपर्ट सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं टीपीएस की, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द कंप्लीट बिजनेस ट्रांजैक्शंस। कि अगर किसी व्यापार की सारी ट्रांजैक्शंस को स्टोर करना है तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ये एग्जांपल जैसे पे रोल एंड इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम, कि अगर एम्प्लॉयज की सैलरी बनानी है, उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, और इसके अलावा इन्वेंट्री होता है स्टॉक, कोई शॉप है उसके स्टॉक को मैनेज करना है तो उसके लिए यूज होता है टीपीएस। तो उसको बोलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, जब स्टॉक को चेक करते हैं कितना स्टॉक पेंडिंग है और कितना मंगवाने वाला है। नंबर 2 डीएसएस, इसका मतलब है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इट इज यूज्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टू टेक डिसीजंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन कलेक्टेड डाटा। कि कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, फर्म है, वो संस्था की बेहतरी के लिए कुछ डिसीजन लेनी चाहती है तो उसके लिए वो क्या यूज करती है, डीएसएस। नंबर 3 ईआईएस, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। It is used by the top level management to control the working system of the organization in an efficient manner। इसमें जो हेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो यूज करते हैं कि संस्था के लिए कौन कौन से डिसीजन लिए जा सकते हैं। नंबर 4 MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट स्टोर्स द all the records of related to the organization। For example, Education Department of Punjab uses MIS to store data of school, student and staff। कि जैसे हमारी ई पंजाब साइट है वो क्या है, एक किस्म का MIS है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसमें स्टूडेंट्स का डाटा, एम्प्लॉयज का डाटा है वो हम देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपर्ट सिस्टम। इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट यूजेस नॉलेज बेस टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। ये लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक्सपर्ट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो नॉलेज बेस को यूज करता है। इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच ट्रांसफॉर्म्स नॉलेज ऑफ एन एक्सपर्ट इनटू ए सॉफ्टवेयर। इसमें क्या करते हैं कि कोई एक्सपर्ट बंदा है उसकी नॉलेज को कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है। मीन्स कि जो काम एक ह्यूमन बीइंग कर रहा है अगर वही काम एक कंप्यूटर कर रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।